हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 सेल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सेल चैप्टर में हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर जो लोग जिन्होंने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले आप सेल चैप्टर के वो प्रीवियस वीडियोस एक बार देख लीजिए और इसके बाद फिर आप राइबोसोम पार्ट को देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर। आइए राइबोसोम के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले राइबोसोम आपने पढ़ा हुआ है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी एक सेल ऑर्गेनेल जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग राइबोसोम के बारे में इसके कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम का कॉमन नेम है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री यानी यहाँ पे राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन हमारे सेल्स में यही राइबोसोम में ही बनता है। अब कॉमन नेम के बाद आते हैं सबसे पहले राइबोसोम के डिस्कवरी के बारे में कि वो कौन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया और कब किया। तो डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज ई पैलेट। एक साइंटिस्ट है जॉर्ज ई पैलेट। इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था और कब किया था? 1955 में। 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले थे जॉर्ज ई पैलेट। इसके बाद आते हैं हम लोग नेचर एंड अकरेंस ऑफ राइबोसोम। नेचर एंड अकरेंस बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक एक चीजों के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है नेचर एंड अकरेंस। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है और ये किस तरह का है, इसका नेचर। तो सिंपली पहले बात करें हम लोग नेचर की, तो राइबोसोम एक डेंस ग्रैनुलर एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये रहता कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। अब कंडीशन जो इसका अकरेंस है, ये साइटोप्लाज्म में किस कंडीशन में पाया जाता है? तो अगर इसके कंडीशन को देखा जाए तो दो तरीके से पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। एक तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें आपने पढ़ा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी एक तो इसका जो कंडीशन है वो है ऑन RER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ये पाया जाता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा जो कंडीशन है साइटोप्लाज्म में वो है फ्री। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है। तो ये दो कंडीशन है, दो तरीके से ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। या तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जुड़ा होगा या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करता रहेगा। तो ये हो गया नेचर एंड अकरेंस। अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन
यानी राइबोसोम किन चीजों से मिलकर बना है, इसका जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो इसका स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना होता है मेनली। एक तो होते हैं एमआरएनएज, मेनली एमआरएनएज, और दूसरा कुछ प्रोटीन्स। ये एमआरएनएज कुछ होते हैं मैसेंजर आरएनएज, और आरएनए के टाइप है ये, और कुछ प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी नेचर और अकरेंस में ही आप ले सकते हैं इसको, कि ये राइबोसोम जो है आपने पढ़ा हुआ है, इसके राइबोसोम से पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। सेल में हम लोगों ने पढ़ा था सेल नेचर, वहां हम लोगों ने पढ़ा था सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम का नेचर अलग अलग होता है, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो राइबोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम ये दो यूनिट्स से मिलके बना होता है, दो यूनिट्स से मिलके बना होता है मेनली। एक तो केमिकल कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा कि ये एमआरएनएज और प्रोटीन से मिलके बना होता है। दूसरा कह रहा है कि ये अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में दो यूनिट्स होते हैं, टू यूनिट्स। ये दो यूनिट्स में एक यूनिट जो है वो स्मॉलर यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट, और एक होता है लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट। दो यूनिट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, इनमें डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये दो डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम्स कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 80S टाइप। S इसका यूनिट है, 70S और 80S। प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हमने अभी स्ट्रक्चर में कहा कि ये जो राइबोसोम है वो 70S हो या 80S हो, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, ये दो यूनिट्स से मिलके बना होता है, यानी इसके दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट्स एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब इसमें ये जो दो यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें हम, तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट ये होता है 30S और लार्जर यूनिट होता है 50S, यानी दो यूनिट्स है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे राइबोसोम इस तरीके से होता है, ये हो गया इसका स्मॉलर यूनिट, और इसी स्मॉलर यूनिट पे जुड़ा हुआ रहता है इसका लार्जर यूनिट। तो ये दो यूनिट हो गए, और इसी से जुड़ता है यहाँ बीच में आरएनए मॉलिक्यूल, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
तो ये स्मॉलर यूनिट और ये लार्जर यूनिट। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्मॉलर यूनिट हो जाता है 30S और ये लार्जर यूनिट हो जाता है 50S। और ये 30S 50S इन चीजों को हम लोग हायर क्लासेस में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है और कैसे वर्क करता है सारी चीजें। यहाँ पे केवल आपको एक इसके स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बना हुआ है ये एक इंट्रोडक्शन केवल पढ़ना है। तो दो यूनिट्स हैं जिसमें स्मॉलर यूनिट 30S और लार्जर यूनिट क्या है, ये 50S है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो स्मॉलर यूनिट होता है वो होता है 40S और जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है 60S। अब यहाँ पे मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखें तो 30S 50S ये तो होना चाहिए, दोनों को ऐड करें तो 80S होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअली इस यूनिट की वजह से होता है। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे हुआ। नॉर्मली दो यूनिट है 30S 50S और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं 70S टाइप राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये टाइप है इसका। और यूकैरियोट्स में स्मॉलर यूनिट 40S लार्जर यूनिट 60S दोनों मिलके क्या बनाते हैं 80S टाइप राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गए इसके दो स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स हैं, ये है इसका स्मॉलर यूनिट, ये हो गया इसका लार्जर यूनिट। और इन स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है क्या आरएनए, यानी जिस भी आरएनए से नॉर्मली ये एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वहां से पहले आरएनए बनता है। वो आरएनए आता है, ये आरएनए जो हमने बनाया ये आरएनए आता है राइबोसोम पे जुड़ता है और फिर इस आरएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है एनकोडेड कंडीशन में उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है ये राइबोसोम और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर इसका है राइबोसोम का। तो इसमें हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, इसकी डिस्कवरी, इसका नेचर और अकरेंस, इसमें कंपोजिशन क्या है यानी किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है बायोमोलिक्यूल से, और इसका स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट है राइबोसोम में फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम पे आते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम देख लिया। राइबोसोम, अब अगर हम फंक्शन की बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिंगल फंक्शन, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। हमारे बॉडी में जो भी डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं या डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स बनते हैं ये सभी एंजाइम्स नेचर में प्रोटीन ही होते हैं। यानी अगर इनके नेचर की बात करें तो ये प्रोटीनेशियस बायोमोलिक्यूल ही होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। तो जो भी प्रोटीन्स या तो एंजाइम के फॉर्म में या नॉर्मल प्रोटीन्स हैं जो भी बनते हैं, ये सभी प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, तो इस राइबोसोम पे ही बनते हैं। और यही वजह है कि इस राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कह लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट, आपको हर वीडियोस में 2, 3, 4 कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, आप उनको अलग से कहीं नोट्स बनाते रहिए। जैसे अभी आपको ये राइबोसोम के बारे में बताया गया, एंजाइम का नेचर बताया गया, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं,
ये इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए और एक अलग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का नोट्स आप बना सकते हैं अलग से। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस की, कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसलेशन एग्जाम्स में पूछ देता है, व्हाट इज ट्रांसलेशन? एक्चुअली ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कौन शो करता है? ट्रांसलेशन शो करता है राइबोसोम, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है राइबोसोम। तो ये राइबोसोम टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको हमने अभी बताया, आपके क्लासेस में जो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको आप अलग से नोट करते रहिए। एक बार कॉम्पिटिटिव क्लास करने से अच्छा है कि आप डेली क्लास में जो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको नोट करते चलिए। धीरे धीरे आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का एक ग्रुप पूरा तैयार हो जाएगा, लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो राइबोसोम टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो आज का क्लास यही कंप्लीट करते हैं। आप वीडियोस को देखते रहिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ये भी जरूर बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।